Standard 10 Science and Technology Part 2. Lesson number first, Heredity and Evolution. बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ये स्टडी किए थे, शायद सेकेंड पार्ट था वो. तो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन के बाद एंड इवन म्यूटेशन के बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है इवोल्यूशन. उससे पहले हमने हेरिडिटी देखे थे. तो अभी ये वीडियो में हम इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. कैन यू रिकॉल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अपेंडिक्स एक स्मॉल ग्रोथ है, एक छोटा सा ग्रोथ है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के एक साइड में. वो ऑर्गन का नाम है अपेंडिक्स. जब वो अपेंडिक्स का जो नाम का ऑर्गन जो है वो पक जाते हैं या इन्फेक्टेड हो जाता है या फिर उसको वो एकदम उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़कर वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, या हम नॉर्मल भाषा में हम ऐसे बोलेंगे तो सेप्टिक हो जाता है, तो उस बीमारी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं. तो ये अपेंडिक्स एक्चुअली हमारे बॉडी में कोई काम का है? बिल्कुल उससे कोई काम हमारे बॉडी को नहीं है. लेकिन पहले व्हेन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू ईट रॉ मटन, जब हम कच्चे मटन वगैरह खाते थे, यानी स्टोन एज के टाइम की बात है, तो वो सब ज़माने में इसकी यूज़ होती थी. वो जो कच्चा वगैरह मटन खाने के लिए हमें अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती थी. लेकिन आज ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, यानी इसका कोई यूज़ हमारे बॉडी में नहीं है. And the second question given here is, are our wisdom teeth really useful for chewing the food? Wisdom teeth क्या होता है? अक्ल दाढ़. हमारे बचपन में वो नहीं आता है, कुछ एक एज लिमिट के बाद वो आता है एकदम लास्ट, सबसे लास्ट वाला दांत बैक साइड में, मुंह के एकदम इनर साइड एकदम लास्ट में. वो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तक हमारा फूड जाता ही नहीं, ना उसे हम चबा पाते हैं. सो विजडम टीथ से हमें विजडम भी नहीं आने वाला, यानी कि हमें बुद्धि, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस कुछ नहीं आने वाला. दैट इज़ ऑल्सो ऑफ नो यूज़. Why did the huge animals like dinosaur become extinct? Another question, why are many species of animals and birds getting extinct? ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, डायनासोर क्यों ख़त्म हो गया. एक ज़माने में हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे डायनासोर हुआ करते थे, और आज भी देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. ऐसे वक्त बीतते बीतते उसके जो जात है, उसके जो स्पीशीज है, अर्थ से पूरे एक्सटिंक्ट हो रहा है, यानी हमेशा के लिए मिट जा रहा है, ख़त्म हो रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो एनिमल्स का जो वो स्पीशीज़ को बदलता हुआ हालात के साथ, बदलता हुआ सर्कमस्टेंसेस, बदलता हुआ एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते या एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी दे कैन नॉट कोप अप विद द चेंजिंग एटमॉस्फियर, चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो उन लोगों की बॉडी में वो फिटनेस नहीं है जो चेंज होने वाले एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, उसको उससे फाइट करके और उसको विथस्टैंड करने का, यानी और भी आगे जीने का कैपेसिटी उसके बॉडी में जब नहीं होता, तो वो धीरे धीरे उसके स्पीशीज़ ही ये दुनिया से ख़त्म हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज. ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, धीरे धीरे होने वाला, कंटिन्यू होने वाला चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. बहुत ही टाइम के गैप में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो छोटे छोटे चेंजेस होते 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 हज़ारों सालों में वो बड़ा एक चेंज बन जाता है, यानी कि स्लोली स्लोली चेंज हो जाता है. लेकिन ये चेंज कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो कुछ सालों के बाद वो चेंज नोटिसेबल होता है. दैट चेंज इज कॉल्ड इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज़ नॉट अ क्विक प्रोसेस, इट्स अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस. So this is a very slow going process through which development of organisms is achieved. ये स्लो गोइंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है. बदलता हुआ एनवायरनमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट होने के लिए, एडजस्ट होकर जीने के लिए ये चेंजेस बहुत ज़रूरी है. और ये चेंजेस की वजह से स्लोली स्लोली न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं. All the changes in
All the stages and changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on earth should be included in the study of evolution. जब इवोल्यूशन की स्टडीज़ के बारे में यानी इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे तो साइंटिस्ट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देखते हैं, एवरी चेंजेस के अंदर के हर एक स्टेज वो भी अलग अलग कंपोनेंट्स में यानी स्टार्स से और प्लैनेट से लेकर स्पेस में जो कुछ भी चीज़ें हैं और बायोस्फीयर मीन्स वॉट एवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो पूरे होते हैं बायोस्फीयर। ये पूरे के पूरे इंक्लूड करते हैं जब इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस in specific characters of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution. Evolution का और भी एक elaborated explanation या definition यहाँ पर दिया। formation of new species, नया living thing के नए नए kind, नए नए जात बनना due to changes in specific characters of several generation। एक एक जनरेशन आगे जाते जाते एक एक पीढ़ियाँ आगे जाते जाते कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में लिविंग थिंग्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस किस वजह से होता है? एज रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। अभी नेचुरल सिलेक्शन वगैरह क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन के रिस्पॉन्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्लोली होने वाले जो चेंज होते हैं उसे कहते हैं इवोल्यूशन। Okay, so let us read that paragraph. Evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. All the stages and changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on earth should be included in the study of evolution. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution. अभी बच्चों जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स हमारे पोर्शन से रिमूव किया गया हुआ है, तो उसको हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो मीनिंग से आपको समझ कर जाओगे तो इट विल इम्प्रूव योर नॉलेज अबाउट दिस। सो आई एम टेकिंग द पोर्शन। 3.5 billion years ago, life had been non-existent on the earth. Non-existent यानी होते ही नहीं थे, exist ही नहीं थे। 3.5 billion, what do you mean by billion? 100 crores is called billion. तो 3.5 crores years के पहले life इस दुनिया में नहीं था, अर्थ में नहीं था। At the beginning there may have been only single elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. तो ये may have been यानी हो सकता था, ये सब एज्यूम किया हुआ है, कुछ प्रूफ के बलबूते पे फाइंड आउट किया हुआ या सोच कर एज्यूम किया हुआ चीज़ें हैं। नोबडी नोज या कोई भी इंसान वो ज़माने में था नहीं जो देखने के लिए, क्योंकि इंसान ही नहीं थे। तो ऐसा एज्यूम किया है बहुत सारा स्टडीज़ के मदद से कि एकदम शुरुआत में हो सकता है कि ओशन के अंदर, अर्थ में ओशन के अंदर कुछ सिंबल एलिमेंट्स हो, यानी कोई भी लिविंग थिंग इवन अ सिंगल सेल तक भी नहीं होगा, कुछ सिंबल एलिमेंट्स होंगे या कोई सिंबल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, एलिमेंट या कंपाउंड होंगे। इतना ही शायद 3.5 बिलियन ईयर्स पहले होते थे या एकदम शुरुआत में, यानी लाइफ अर्थ में आने का पहला शुरुआत इस तरह होंगे। Complex compounds like proteins and nucleic acids may have formed over a long period from those simple compounds. फिर बहुत सारे over a long period of time यानी बहुत टाइम के बाद slowly और भी complex compound बने होंगे, जैसे प्रोटीन्स का compound है, न्यूक्लिक एसिड का compound है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा है। तो ये सब ऐसे ही इन सिंबल कंपाउंड से शायद स्लोली बने होंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी हज़ारों सालों में।
Now, first primitive type of cells may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. और उसके बाद एकदम प्रिमिटिव यानी एकदम स्टार्टिंग का प्राइमरी टाइप ऑफ सेल्स यानी लिविंग सेल बने होंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जुड़कर स्लोली स्लोली. Number of those cells may have increased at the cost of surrounding chemicals. At the cost of surrounding chemicals means आसपास के केमिकल के मदद से. एट द कॉस्ट ऑफ मतलब उसके अभी समझो कि कभी कभी आपको किधर लिख के दिखाया होगा पार्किंग एट द कॉस्ट ऑफ ऑनर्स या ऐसा सब बोल के एट द रिस्क ऑफ ऑनर्स. तो इसी तरह यहाँ पर एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स मतलब आसपास के केमिकल्स के मदद से यहाँ पे एट द कॉस्ट ऑफ मतलब उनके हेल्प से और भी ये सेल्स जो बने थे उसके काउंट और बढ़ गए होंगे. There may had been some differences among those cells and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. अब ये बता रहे कि ये जो सेल्स बने ये सेल्स में बहुत सारे चेंजेस होंगे. कुछ सेल कुछ और काइंड के कुछ दूसरे कोई काइंड्स ऑफ सेल्स ऐसे बने होंगे और उसमें से कुछ सेल टिके और जिसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा से हुआ और कुछ सेल का ग्रोथ एकदम डिम हो गया स्लोली स्लोली पेरिश हो गए. पेरिश होना यानी खराब हो जाना निकल जाना एकदम बिगड़ जाना. अभी देखो आपने सुना होगा पेरिशेबल फूड. पेरिशेबल फूड क्या होता है? फिश मीट इवन वेजिटेबल्स पेरिशेबल होता है मीन्स आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दे विल गेट स्पॉइल्ड. वो खराब हो जाता है. तो वैसे फूड आइटम्स को पेरिशेबल फूड कहते हैं. इसी तरह ये जो सेल्स बने थे कुछ सेल कुछ एक काइंड ऑफ कुछ दूसरे काइंड ऑफ इस तरह बना और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली स्लोली कुछ सेल क्या कर पाए फिट यानी बदलता हुआ एटमॉस्फेयर के हिसाब से फिट रहा तो उसके ग्रोथ बढ़ गए और कुछ एडजस्ट नहीं हो पाया और उसका ग्रोथ एकदम कम हो गया स्लोली इट पेरिश्ड. वो क्या हुआ? पेरिश हो गया. ऐसा हो सकता है. मे हैव पेरिश्ड. At present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on earth. इसी तरह 3.5 बिलियन पहले से लेकर आज से स्लोली 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 आज के ज़माने में अर्थ के ऊपर crores of species of प्लांट्स और एनिमल्स के करोड़ों स्पीशीज है करोड़ों जात है और इसके कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग अलग है शेप भी अलग अलग है. बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स भी आज अर्थ में मौजूद है. एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल. एनिमल का डाइवर्सिटी बदल मतलब चेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? यूनिसेलुलर. व्हाट यू मीन बाय यूनिसेलुलर? एक ही एक सेल से अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है दैट इज यूनिसेलुलर. पूरे बॉडी में एक ही एक सेल है वो एक ही सेल से सब कुछ फंक्शन बॉडी का हो जाते हैं. वैसा कौन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? अमीबा और पैरामीशियम और भी है. वैसा वो सिंगल सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स सेल वाले मैन इंसान ह्यूमन बीइंग और जायंट यानी बहुत बड़े वेल सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज ब्लू वेल. इतने तक आज रेंजेस है. The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the human banyan tree. प्लांट का डाइवर्सिटी आप देखोगे तो यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है? क्लोरेला. और भी प्लांट्स है और सबसे बड़ा banyan tree. Don't think that banyan tree is the biggest plant or biggest tree in the world. और भी बहुत सारे ट्रीज है. इतने बड़े बड़े ट्रीज होता है कि जिसके जो मेन स्टेम जो मेन ट्रंक होता है उसके अंदर से उसके दो साइड छोड़कर मिडल से जो गैप बनाकर यानी काट कर उसके अंदर से बड़े बड़े रोड्स बने हुए हैं जिसके अंदर एट अ टाइम मेनी ट्रक्स कैन पास थ्रू. तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स या बड़े बड़े ट्रीज भी आज के ज़माने में प्रेजेंट है मौजूद है. द लाइफ एक्सिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स. Even the polar region also has
लाइफ, उधर भी लिविंग थिंग्स रहते हैं. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. तो हर जगह में living organism present है. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such a great diversity in life present on earth since ancient period. Even we also have curiosity. हमें भी ऐसा curiosity means जानने का उत्सुकता, एक जिज्ञासा हमारे अंदर भी होता है कि अरे लाइफ दुनिया में पहली बार क्या लिविंग थिंग बने होंगे, कैसे बने होंगे, कैसे कैसे इतने इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म बना. हमारे अंदर भी बहुत सारे क्यूरियोसिटी है. तो ह्यूमन बीइंग को पहले से लेकर एक क्यूरियोसिटी रहता है कि कैसे लाइफ अर्थ में एक्सिस्ट हुआ, कैसे इतने चेंजेस हुआ. Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which the theory of gradual development of living organisms is accepted. बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे इवन हिस्टोरियंस रिसर्च में लगे पड़े थे, आज भी है एक्चुअली, कैसे लाइफ एक्सिस्ट हुआ, कैसे ये इवोल्यूशन हुआ. और अपने अपने रिसर्च के हिसाब से मैनी ऑफ देम हैड मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज. इनमें से ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम का जो थ्योरी है वो थ्योरी एक्सेप्ट किया गया, यानी ज़्यादातर उसको पॉपुलैरिटी मिला. तो इतना पोर्शन हमारे टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया हुआ है. एंड द नेक्स्ट पार्ट हियर इज अ पीक इनटू हिस्ट्री. हिस्ट्री में एक झलक देखते हैं. दिस ऑल्सो इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोर्शन. अगर ये पोर्शन में होता तो इसके अंदर से भी कुछ सवाल आपको किया जा सकता था. Still, let's see what is given in the peek into history. Many philosophers and religious scholars have written their views about formation of life. बहुत सारे philosophers, बहुत सारे religious scholars वगैरह वगैरह सभी लोग अपने अपने व्यू, अपने अपने नज़रिया इस मामले में यानी लाइफ के साथ फॉर्म हुआ इसके बारे में अपना थ्योरी लिखे हैं. There seems to be a thorough discussion over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek, etc. ये सभी कल्चर में बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ है किस बारे में, किस तरह यूनिवर्स बना, यूनिवर्स का शुरुआत कहाँ पर है. यूनिवर्स मीन्स पूरे ये ब्रह्मांड यानी फुल एवरीथिंग, अर्थ और प्लैनेट्स और सन और ऑल द स्टार्स, एवरीथिंग टुगेदर, ऑल द लिविंग थिंग्स, सब कुछ मिलाकर यूनिवर्स होते हैं. Various cultures have noted different types of information about planets, stars, the Pancha Mahabhuta, living organisms, etc. in the form of poetry, stories and religious or sacred books. ये सभी किस्म के कल्चर में, चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, रोमन कल्चर हो, कोई भी हो, सभी में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लोगों ने लिखे अपने अपने कल्चर के हिसाब से अबाउट प्लैनेट के बारे में, स्टार्स के बारे में. पंच महाभूत, पंच महाभूत मतलब जो जिस पर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म टिके हुए हैं. वायु यानी एयर, वाटर, अग्नि यानी फायर, ऐसे 5 थिंग्स, इसके सभी के बारे में स्टडीज़ किए और अपना इंफॉर्मेशन लिखे हैं. किसके फॉर्म में, कोई कल्चर में पोएट्री के ज़रिए, कोई कल्चर में स्टोरी के ज़रिए, इवन रिलीजियस बुक्स के, या फिर सेक्रेट यानी सेक्रेट बोलेगा तो पवित्र बुक्स यानी होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स ओनली, उसके थ्रू ये लिखे हुए हैं. नाउ यहाँ से जो पोर्शन है ये हमारे पोर्शन के अंदर इंक्लूडेड है, रिमूव किया हुआ नहीं है. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो अभी से जो है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल, वी कैनॉट से लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक मटेरियल, जिंदा एक मटेरियल, जस्ट लाइक द वायरस वी कॉल टुडे. आज के तारीख में वायरस हर किसी के कानों के अंदर से घुस की जा रही है इसकी आवाज़, बराबर. वायरस वायरस चारों तरफ वायरस सुनाई देते हैं. तो वायरस इज अ लिविंग मटेरियल, नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो एक लिविंग मटेरियल है, बाहर हो तो लिविंग नहीं है, बॉडी के अंदर या कोई उसको एक मीडियम मिल जाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं तो इट विल बी एक्ट एज अ लिविंग मटेरियल. तो वैसा लिविंग मटेरियल, पहला लिविंग मटेरियल दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म. ये प्रोटोप्लाज्म मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ सेल, हमारा सेल का एक पार्ट होता है, बराबर. तो लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशन.
तो ये थियोरी के हिसाब से, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, इस थियोरी के हिसाब से पहला लिविंग मटेरियल ओशियन में पाया गया, ये हम 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं. फर्स्ट लिविंग थिंग वॉज बॉर्न इन वाटर, दैट इज इन ओशियन, ऐसा स्टडी किया है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वक्त आगे बीतते बीतते यूनिसेल ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म्ड, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने. ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे changes occurred in unicellular organisms from which larger and more complex organisms were formed. slowly वक्त बीतते मतलब 2 घंटा 3 घंटा नहीं बच्चों, 1 साल 2 साल भी नहीं, ऐसे 100 सालों के बाद या हजारों सालों में ये सिंगल ऑर्गेनिजम्स में से धीरे धीरे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में से सेल बढ़ते बढ़ते लार्जर ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाले ऑर्गेनिज्म बने. All those changes were slow and gradual. Again it is noted that ये सभी changes slow और gradual है. Slow यानी बहुत ही धीरे और gradual यानी continuous, वक्त बीते बीते continuously होने वाले थे. Duration of all these changes is at most 300 crore years. यानी ये पूरे changes 300 crores of years में होते गए हैं. Changes and development in living organism had been all round and multi-dimensional, and this led to the evolution of different types of organism. और ये जो changes हो रहे थे living organism में वक्त के साथ साथ, ये जो डेवलपमेंट हो रहे थे, दैट वाज ऑल राउंड मतलब जितने भी, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक टाइप में चेंज नहीं हुआ है, सभी स्पीशीज में या सभी काइंड ऑफ, सभी मल्टी डायमेंशनल थे. यानी हर फील्ड में, अभी सपोज समझो कि कोई एक ऑर्गन चेंज ऐसा नहीं हुआ है, पूरे फुल बॉडी में चेंजेस हुआ है. ओके, सभी क्वालिटीज़ में स्लोली चेंजेस हो गया है और वैसा इवोल्यूशन बनते गए और नए नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बनते गए. Hence this overall process is called as evolution, which is organizational. तो ये जो प्रोसेस को इसलिए क्या नाम रखे, इवोल्यूशन, एंड दैट इवोल्यूशन इज ऑर्गेनाइजेशनल. यानी नॉट अ सेल में चेंजेस नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे जात में, पूरे स्पीशीज में ओवरऑल चेंज हुए थे. Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution. So one more definition for evolution is progressive development, यानी improved development of plants and animals, plants और animals के, from the ancestors यानी अपने पूर्वज. प्लांट्स के भी ancestors होते हैं जिनसे प्लांट नए नए बनते गए, एनिमल्स के भी ancestors होते हैं. जिस तरह हम बोलते हैं कि हमारा ancestors एप है, एप क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ मंगीज, बोलते हैं ना हमारा पूर्वज मंगीज थे. तो वैसे अलग अलग प्लांट और एनिमल्स के एक एक एंसेस्टर्स थे. उस एंसेस्टर्स के स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में, और एक एक बॉडी के स्ट्रक्चर में, बॉडी पार्ट का जो फंक्शन में चेंज होते होते जो डेवलपमेंट हुआ, दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन. वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पोर्शन, evidences of evolution, and that we will do in the next video.